अब हेनरी रेमजे से आगे चलो। कितना क्या क्या टॉपिक किया आपने कल? क्या हुआ था आपने? हाँ, मतलब आपने सिर्फ रेमजे की बेसिक बातें जानी है। ठीक है, चलो फिर अभी तक के जो आपने टॉपिक किए हैं उसमें सबसे शुरुआती दौर में कुमाऊं में कमिश्नर जो है गार्डनर, फिर ट्रेल, फिर गोबान, फिर लूशिंगटन, ये शुरुआत, और उसके बाद बैटन, ये शुरुआती जो कमिश्नर आए इन्होंने कुमाऊं में क्या क्या काम किए ये तो आपने अभी तक कर दिया। अब बैटन जब रिटायर हो गए तो बैटन के रिटायर होने के बाद कुमाऊं का कमिश्नर किसे बनाया? तो आपका आंसर होगा हेनरी रेमजे। हेनरी रेमजे ये कुमाऊं का कमिश्नर कब बना? बोलो कब बना? 1856 से लेकर 1884 तक कुमाऊं का कमिश्नर हेनरी रेमजे रहा। और आपने कल की क्लासों में ये तो कर दिया है कि रेमजे को किंग ऑफ कुमाऊं, कुमाऊं का बेताज बादशाह, और कई सारे उसके उपनाम हैं, कई सारी चीज़ों के नाम से उसको जाना जाता है। क्यों रेमजे को इतने बड़े बड़े नाम दिए जाते हैं? क्योंकि उसके टाइम पीरियड में कुछ बड़ी घटनाएं हुई है जिसकी वजह से उसको ऐसे नामों से पुकारा जाता है। रेमजे के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं क्या है? तो पहला टॉपिक आप डालना 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। अब यहाँ से आपके पास अच्छे प्रश्न आते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन आपके पास प्रश्न आता है कि जब 1857 की क्रांति हुई तो कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? क्या आंसर होगा? रेमजे 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर था। अब एक बार डिपार्टमेंट समझना कैसे जब अंग्रेजों का शासन हमारे देश में, राज्य में था, तो अंग्रेजों का प्रशासन कैसे काम करता था। अंग्रेजों के प्रशासन में प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कुमाऊं कमिश्नर होता था। कुमाऊं कमिश्नर के नीचे, क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं नाम के दो जिले बनाए जा चुके थे 1839 में, तो उसके बाद से क्या हुआ? 1839 के बाद से एक तो कुमाऊं कमिश्नर है जो अल्मोड़ा में बैठता है, लेकिन एक दूसरा आदमी है जो गढ़वाल में बैठता था पौड़ी के अंदर, उसको डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ गढ़वाल कहते थे। गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर, एक है कुमाऊं का कमिश्नर, दूसरे को बोलते हैं गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर। तो प्रशासन में सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? कुमाऊं का कमिश्नर। और कुमाऊं कमिश्नर से छोटा कौन होगा? गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर। अब सुनो मेरी बात को, जब 1857 की क्रांति हुई तो कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? हेनरी रेमजे। और 1857 की क्रांति के समय डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ गढ़वाल, गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर कौन था? तो आप कहेंगे बेकेट था। जब 1857 की क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति के समय गढ़वाल का डेप्यूटी कमिश्नर बेकेट था। बेकेट, विकेट भी कहते हैं कुछ उसको, आपने नाम सुना है इसका भूमि बंदोबस्तों में? हाँ, विकेट का भूमि बंदोबस्त। तो 57 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर तो रेमजे था, पर गढ़वाल का कमिश्नर बेकेट हुआ करता था। 57 की क्रांति की बेसिक कहानियां आपने कल पढ़ी है। अब उस कहानी को मैं थोड़ा सा एडवांस करके लिखता हूं कि 57 में हमारे राज्य के अंदर क्रांति का प्रभाव किस प्रकार से रहा। 1857 की क्रांति के समय सबसे पहला काम क्या हुआ? तो उत्तराखंड के आसपास के क्षेत्रों में, कल भी कहा था हमने, यहाँ कौन सा राज्य था? बरेली। और बरेली का शासक कौन था? खान बहादुर खां। तो एक खान बहादुर खां नाम के आदमी है जो बरेली के शासक है। इसके अलावा यहाँ पड़ोस में एक राज्य था, इसका नाम था अवध। वहाँ का शासक कौन था? वाजिद अली शाह था, वाजिद अली शाह। और पास में एक छोटा सा तालुका था नजीबाबाद, और वहाँ पर का प्रशासक कौन बना हुआ था? बम्बू खां। तो उत्तराखंड के आसपास के क्षेत्रों में अगर आप देखोगे 57 के समय, तो 1857 की क्रांति के समय हमारे आसपास में ऐसे करके कुछ लोग बैठे हुए थे अपनी अपनी जगह पर। 57 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति कहाँ से हुई उससे तो मतलब नहीं है ना हमको। 57 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? मेरठ से। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी से जब 57 की क्रांति प्रारंभ हुई तो हमारे राज्य में उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? तो सबसे पहला काम क्या हुआ? पहला काम ये हुआ कि अवध का जो नवाब था, अवध के नवाब का नाम क्या था? वाजिद अली शाह। तो सबसे पहले 1857 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने 2 पत्र भेजे। इसके द्वारा पहला पत्र गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह को भेजा गया। दूसरा पत्र उसने कुमाऊं में भेजा, क्योंकि कुमाऊं में अब चंद राजा रहे नहीं थे, इसलिए चंदों के प्रशासन में चंदों के बाद सेकंड बड़े कौन होते? मेहरा और फड़तिया। उसने मेहरा दल के किसी आदमी का पता किया। मेहरा दल का प्रधान कालू मेहरा होता था, बिसुंग पट्टी चंपावत में रहता था। तो चंपावत की बिसुंग पट्टी में मेहरा दल के प्रधान कालू मेहरा को भी उसने एक पत्र लिखा।
दोनों को लिखे जाने वाले पत्रों में, 2 पत्र लिखे, दोनों ही पत्रों में वाजिद अली शाह ने दोनों लोगों को क्या कहा कि 57 की क्रांति में आप हमारा साथ दो। कौन किसको कह रहा है साथ देने को? वाजिद अली शाह कह रहा है इन दोनों को कि 57 की क्रांति में आप अंग्रेजों के खिलाफ हो जाओ, आप हमारा साथ दो। तो 1857 में वाजिद अली शाह ने जब दोनों लोगों को पत्र भेजा तो इन पत्रों का प्रभाव क्या पड़ा, इनका इम्पैक्ट क्या पड़ा? तो सर इम्पैक्ट ये था कि सुदर्शन शाह ने तो मना कर दिया, उसने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। सुदर्शन शाह ने वाजिद अली का साथ देने से मना कर दिया और उसने अंग्रेजों का साथ देना स्वीकार किया। लेकिन दूसरी तरफ कालू मेहरा जो था उसने वाजिद अली शाह का साथ दिया, उसने कहा ठीक है हम 57 की इस क्रांति में आपके साथ हैं। और कालू मेहरा ने क्या किया, इसने वाजिद अली शाह का साथ देते हुए 1857 में अपना खुद का एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया क्रांतिवीर। तो ऐसा कहते हैं 1857 में कालू मेहरा के द्वारा कुमाऊं में क्रांतिवीर नाम का एक संगठन बनाया गया। उसने कुमाऊं के लोगों को इस संगठन में भर्ती किया, लेकिन बहुत लंबा समय नहीं हुआ। एक आदमी था कालू मेहरा और एक उसका सपोर्टर, उसका साथी था आनंद सिंह फर्तियान। ये 2 लोग थे जो कुमाऊं में क्रांतिवीर संगठन को चला रहे थे। क्रांतिवीर संगठन में कुमाऊं के खूब सारे लोगों को भर्ती किया गया। एक आधी छुटपुट घटनाओं में अंग्रेजों का विरोध भी चंपावत से शुरू किया गया, लेकिन क्योंकि उस समय पर कमिश्नर कौन था? हेनरी रेमजे। तो इसको बेवकूफ बनाना मुश्किल था। हेनरी रेमजे ने बहुत जल्दी ये पकड़ लिया कि कुमाऊं में जो छुटपुट घटनाएं 57 की क्रांति की हो रही है उनका नेतृत्व करता कालू मेहरा है। रेमजे ने कालू मेहरा को पकड़ा और जेल में डाल दिया। इसके अन्य साथियों को नैनीताल के अंदर एक जगह होती है, फांसी का गदेरा कहते हैं उसको, नैनीताल के फांसी के गदेरे में अन्य साथियों को फांसी दी थी। इसका मतलब 1857 की जब क्रांति हुई तो उस 1857 की क्रांति में हमारे राज्य का पहला व्यक्ति जो 57 की क्रांति में प्रतिभाग करता है कालू। इसलिए कालू मेहरा को क्या भी कह देते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी कह देते हैं। पर एक बहुत छोटी घटना थी, 1-2-4 दिन की घटना, जिसमें कालू मेहरा के क्रांतिवीर संगठन ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया, पर वो बहुत लंबा नहीं लड़ पाए और बहुत जल्दी ही इस संगठन को समाप्त कर दिया। दूसरी तरफ जो सुदर्शन शाह था, ये सुदर्शन शाह अंग्रेजों के साथ हो गया। अब जो कुमाऊं का कमिश्नर था हेनरी रेमजे, अब उसको डर था कि कालू मेहरा की तरह कोई और व्यक्ति ऐसा ना हो जाए जो 57 की इस क्रांति में हमारे खिलाफ हो जाए। तो 57 की क्रांति में यहाँ के लोग कहीं फिर से अंग्रेजों को भगाए ना यहाँ से, या 57 की क्रांति में यहाँ का आदमी पार्टिसिपेट ना कर दे। इसलिए रेमजे ने अगला काम क्या किया, तो अगला पॉइंट आप क्या लिखेंगे? हेनरी रेमजे ने 1857 में गोरखाओं की एक सेना तैयार करी और गोरखाओं की जो सेना हेनरी रेमजे ने बनाई, क्या नाम रखा गया? उसका नाम रखा गया रणवीर सेना। तो 1857 की क्रांति के समय गोरखाओं की रणवीर सेना का गठन किसने किया? तो आप कहेंगे कमिश्नर हेनरी रेमजे के द्वारा किया। अभी आप कल समझ गए थे ना इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। गोरखाओं की रणवीर सेना के अस्तित्व में आते ही 57 की क्रांति में यहाँ के लोगों का जो पार्टिसिपेशन था वो कम हो गया। जो भी लोग उत्तराखंड के थे वो अब गोरखाओं की सेना में प्रतिभाग नहीं कर रहे थे, मतलब 57 की क्रांति में भाग नहीं ले रहे थे। तो 57 के समय हेनरी रेमजे ने रणवीर सेना का गठन कर दिया। 2 बातें ये हो गई। 57 की क्रांति का उत्तराखंड पर क्या प्रभाव है? तो कम प्रभाव है, लो प्रभाव है। थोड़ा बहुत छुटपुट घटनाएं कालू मेहरा ने शुरू करी। तो कालू मेहरा के द्वारा जो क्रांतिवीर संगठन बनाया गया, इस क्रांतिवीर संगठन ने जब आंदोलन करना थोड़ा बहुत शुरू किया तो सबसे पहले अंग्रेजों ने कालू मेहरा को ही जेल में डाल दिया। इससे क्रांतिवीर संगठन टूट गया और क्रांति यहीं पर खत्म हो गई। दूसरी तरफ यहाँ के लोगों पर एक मेंटल प्रेशर बनाने के लिए गोरखाओं की एक रणवीर सेना का गठन किया गया। 57 की क्रांति के समय गोरखाओं की ये रणवीर सेना हमारे ही राज्य में घूमती रहती थी, ये उत्तराखंड का चक्कर लगाती रहती और अलग अलग स्थानों पर जाकर के ये रणवीर सेना एक मेंटल प्रेशर, एक दबाव यहाँ के लोगों पर बना करके चलती रहती थी। गोरखाओं की रणवीर सेना बनाने के बाद एक बड़ी घटना हमारे सामने आई। देखो सुनो, अगली घटना क्या हुई। ये जो बरेली का नवाब था, कौन? खान बहादुर खान ने 57 की क्रांति के समय इधर इस क्षेत्र में जब क्रांति की आग फैलाई तो इस क्षेत्र से सभी अंग्रेज भाग करके कुमाऊं भाग रहे थे। अब खान बहादुर खान ये चाहते थे कि कुमाऊं के लोग भी 57 की क्रांति में प्रतिभाग करें। इसलिए खान बहादुर खान ने अपने एक आदमी को हल्द्वानी भेज दिया। खान बहादुर खान ने अपने एक आदमी को 100 विद्रोहियों के साथ 100 लोग भेजे यहाँ से कि तुम जाओ और वहां पर क्रांति फैलाओ, आग फैलाओ वहां पर। खान बहादुर खान, बरेली के खान बहादुर खान ने
जिस आदमी को 57 की क्रांति फैलाने के लिए कुमाऊं के हल्द्वानी में भेजा उसका नाम था काला खां। उसके साथ दो दिक्कतें थी। एक तो वो काला था, ये भी तो दिक्कत ही है, तो दिख ही नहीं रहा वहां। रात के समय आया हल्द्वानी में, एक तो दिखा भी नहीं ना किसी को, इसलिए भी क्रांति नहीं हुई। भारत माता की दिख ही नहीं रहा, कौन बोला? लोग बोला भूत है काला खां। इसको भेजा यहां से, किसने भेजा? खान बहादुर खान। ये हल्द्वानी आया अपने 100 विद्रोहियों के साथ। इसने कोशिश करी कि मैं हल्द्वानी में 57 की क्रांति, लोगों को मोटिवेट करूं कि चलो रे लड़ते हैं 57 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन यहाँ क्या प्रभाव था बताओ? यहाँ तो रणवीर सेना घूम रही थी। तो जैसे ही ये हल्द्वानी में आया, भारत माता की, तो लोग चुप हो गए और सबने व्हाट्सएप पे मैसेज किया जय मत बोलना, वहीं घूम रहे हैं रणवीर सेना। तो 57 की क्रांति वास्तव में हमारे राज्य में हो ही नहीं पाई। ये काला खां आया, इसके साथ 100 लोग थे। इन 100 लोगों ने खूब विद्रोह किया, पर इनके विद्रोह का क्या प्रभाव पड़ेगा जब यहाँ की जनता साथ ही नहीं दे रही थी? उसके बहुत सारे प्रभाव थे। एक तो अंग्रेजों के द्वारा किए गए अच्छे काम, एक तो हम इसलिए भी उनके खिलाफ नहीं हो रहे थे ना। अरे भारत वाले जो कहें उनका तो अलग कॉन्सेप्ट है। वो कह रहे भगाओ इनको। आप होते उस समय उत्तराखंड में तो आप अंग्रेजों को भगाते, क्योंकि भगाओगे तो कौन आएगा वापिस? गोरखा आएगा वापिस। तो आपको गोरखा या अंग्रेज में से एक चूज करना है। भाई अंग्रेज ठीक है, इसलिए 57 में हमने क्रांति नहीं करी। बस ये काला खां के नेतृत्व में एक दिन एक विद्रोह हुआ हल्द्वानी में। तो उस लाइन को अगली लाइन में लिख रहा हूं कि 17 सितंबर 1857 ईस्वी को, 17 सितंबर 1857 ईस्वी को काला खां के नेतृत्व में, काला खां के नेतृत्व में हल्द्वानी में विद्रोह हुआ। हल्द्वानी में एक विद्रोह हुआ, पर विद्रोह करने वाले लोग सिर्फ 100 थे ना। 100 ही लोग थे जो हल्ला मचा रहे थे। तो 100 लोगों का विद्रोह शांत करना कठिन काम नहीं होगा। 100 लोगों के विद्रोह को आसानी से शांत कर दिया गया। कैसे? तो इसी के आगे की लाइन में आप चलो। 1857 में 17 सितंबर 1857 काला खां के नेतृत्व में हल्द्वानी में क्रांतिकारियों ने एक विद्रोह प्रारंभ किया। और अगली लाइन में मैं लिख रहा हूं, कैप्टन मैक्सवेल की अध्यक्षता में या कैप्टन मैक्सवेल के नेतृत्व में, मैक्सवेल नाम के एक अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। दमन मतलब इसे खत्म कर दिया गया। कैप्टन मैक्सवेल के नेतृत्व में इस विद्रोह का दमन कर दिया गया, इस विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। तो 57 में हमारे राज्य में क्रांति नहीं हुई ज्यादा। 1857 में बड़ी क्रांति नहीं हुई। हेनरी रैमजे एक कुशल प्रशासक था। उसने बहुत सूझबूझ के साथ 57 की इस क्रांति को हमारे राज्य में भड़कने नहीं दिया, फैलने नहीं दिया। तो कैप्टन मैक्सवेल के नेतृत्व में 1857 की इस क्रांति का हल्द्वानी में दमन कर दिया गया। जैसे ही ये क्रांति दबी, वैसे ही दूसरी घटना हुई। क्या? तो नजीबाबाद का ये जो प्रशासक था बंबू खां, ये अपने 100-150 लोगों के साथ देहरादून में आ गया और इसने देहरादून में अंग्रेजों को मारना स्टार्ट कर दिया। देहरादून से इसने सारे अंग्रेजों को भगा दिया। हेनरी रैमजे के लिए ये बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि देहरादून का अधिकांश क्षेत्र गोरखाओं के अधीन रहा नहीं कभी। देहरादून पर थोड़े ही गोरखा रहते थे, इसलिए देहरादून के लोग गोरखा से डरते भी नहीं थे ज्यादा। तो जैसे ही बंबू खां देहरादून आया, तो यहाँ के कुछ लोग बंबू खां का साथ देने लगे कि चलो अंग्रेजों को भगाते हैं। हेनरी रैमजे ने रणवीर सेना को देहरादून भेजा। रणवीर सेना अमर सिंह थापा कड़ाई लेके देहरादून पहुंचा, और जैसे ही वो देहरादून पहुंचा, लोगों से पूछ रहा था क्या हाल है। तो लोग भी कह रहे थे तेरे क्या हाल है, क्योंकि वो थोड़े ही जानते उसको ना। तो उसने कहा तेल गरम करूं, अभी करूं तेल गरम देहरादून वालों को। तो उन्होंने कहा हाँ कर, पूरी भी निकाल उसमें, कर तेल गरम कर, पूरी बना। तो अमर सिंह थापा ने कहा पिटोगे, अगर अंग्रेजों के खिलाफ बोलोगे तो पिटोगे। तो उन्होंने कहा पहले तू ही पिटेगा, इधर लड़ रहे थे उनसे ना। तो देहरादून में रणवीर सेना फ्लॉप, क्योंकि देहरादून पर कभी गोरखा रहे नहीं, तो उनका डर है नहीं, उनसे डरेंगे थोड़ी यहाँ के लोग ना। तो यहाँ क्या चाल चले, यहाँ कुछ तो करना पड़ेगा हेनरी रैमजे को। क्यों उसको किंग ऑफ कुमाऊं कहते हैं? रैमजे ने देहरादून के लोगों से बातें करी, बस कुछ नहीं कहा। और रैमजे ने कहा देहरादून के लोगों को कि हे देहरादून वालों सुनो, क्या तुमने इतिहास पढ़ा है? इनको बोला कि तुमने इतिहास पढ़ा है। अब इन्होंने पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पर तुमने पढ़ा है। तो रैमजे ने कहा सुनो कि मैंने तुम्हारी किताबें जब पढ़ी है इतिहास की, तो मैंने सुना कि 1786 में गुलाम कादिर ने तुम पर आक्रमण किया। ऐसा था क्या? आप बताओ, क्या सच में देहरादून पर 1786 में गुलाम कादिर ने अटैक किया था क्या? आप बताओ,
1786। गढ़वाल का राजा कौन था? जयकृति शाह। क्यों मरा वो देवप्रयाग में? क्योंकि गुलाम कादिर ने देहरादून पर आक्रमण किया था। जब गुलाम कादिर देहरादून आया था ना, तो उसने यहाँ के लोगों को ना गाजर और मूली की तरह काटा था। यहाँ पर जितने भी हिंदू मंदिर थे सभी तोड़ दिए थे उसने, और यहाँ के लोग ना गुलाम कादिर से बड़ी नफरत करते थे। तो 1786 में रेमजे देहरादून आया और यहाँ आकर के उसने कहा कि सच में 1786 में गुलाम कादिर ने अटैक किया। तो लोगों को पुरानी बात याद आ गई। उन्होंने कहा हाँ किया तो था। तो उसने कहा अच्छा, मैंने सुना मंदिर भी तोड़े। तो उन्होंने कहा हाँ तोड़े तो थे। तुम्हारे देवता पे लात मारी? तो उन्होंने कहा हाँ यार मारी तो है। तो उसने कहा गुलाम कादिर का पोता बंबू खां कौन है? ये गुलाम कादिर का ही तो पोता है, और इसका साथ दोगे तुम? तो उन्होंने कहा अच्छा, तो पहले बता था इसका पोता है। और सब घर उन्होंने कहा हम नहीं है तेरे साथ। क्यों? तेरे दादा ने मंदिर तोड़ा, हमारे मंदिर तोड़े, तुम मुगल हो। और यहाँ बाहुल्य जनसंख्या किसकी थी? हिंदू की। क्या किया रेमजे ने? हिंदू मुस्लिम का बीज बो दिया देहरादून में। खिलाड़ी है ना, दिमाग में उसने सेट कर दिया, ये तो मुगल सल्तनत के लोग हैं, ये तो मुस्लिम है, इन्होंने तो तुम पे अटैक किया, पहले शाहजहां ने आक्रमण किया, ये वो सो कथा लगाई इन पे। और ये जितने लोग यहाँ पर थे ना, इन्होंने कहा भाई जी सॉरी यार, बंबू भाई सॉरी। और सब लोग घर चले गए। अब बंबू भाई अकेला खड़ा हो रखा वहां। तो बस अब बंबू को बंबू करेंगे आराम से अंग्रेज, अब तो पीट देंगे इसको बढ़िया से। तो देहरादून में 57 की क्रांति के समय कौन आदमी था जिसने देहरादून में 57 की क्रांति का नेतृत्व किया? लेकिन अंग्रेज कमिश्नर हेनरी रेमजे की कुशल कूटनीति के कारण उसकी चाल सफल नहीं रही। उसने कूटनीति चली, हिंदू मुस्लिम के बीज बो दिए, हिंदू और मुस्लिम को दूर कर दिया। और आप देखो हमारे आसपास जो भी आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है उसमें हिंदू नेता कोई भी नहीं है। वाजिद अली शाह, बंबू खां, खान बहादुर खां। इसलिए भी 57 की क्रांति नहीं फैली। कुमाऊं में, गढ़वाल में नहीं फैली, उसको छोड़ो, पर देहरादून में तो क्रांति फैल सकती थी। तो यहां पर हेनरी रेमजे ने दिमाग चल दिया। तो अगले पॉइंट में मैं लिख रहा हूं 1857 में नजीबाबाद के प्रशासक क्या नाम था? बंबू खां ने देहरादून में 57 की क्रांति का नेतृत्व किया। 57 की क्रांति का नेतृत्व किया कैप्टन वाइस्टिंग की अध्यक्षता में देहरादून की इस क्रांति का भी दमन कर दिया गया। देहरादून में उठने वाली ये जो क्रांति थी, इस क्रांति का भी दमन कर दिया गया, इसको भी खत्म कर दिया गया। 1857 की क्रांति संपूर्ण उत्तराखंड में हुई। 57 की ये जो क्रांति हमारे राज्य में हुई, इस 57 की क्रांति की दो घटनाएं आपको ध्यान रखनी है। खासकर ये वाली डेट अगर आप याद रख पाए तो बहुत बढ़िया। 17 सितंबर 1857 क्या हुआ था इस दिन सर? हल्द्वानी में विद्रोह हुआ था। किसने विद्रोह किया था? काला खां वो हल्द्वानी में 57 की क्रांति या 57 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। देहरादून में भी नजीबाबाद के प्रशासक बंबू खां ने 57 की क्रांति के समय एंट्री करी, यहाँ पर कब्जा किया, लेकिन कैप्टन वाइस्टिंग की अध्यक्षता में इस क्रांति का भी दमन कर दिया गया, इस क्रांति को भी शांत कर दिया गया। ठीक है, बाकी इसके अलावा उत्तराखंड में क्रांति नहीं हुई। जैसे टिहरी और उत्तरकाशी, वहां तो रहता था राजा, वहां वालों को तो पता ही नहीं है क्रांति भी हो रही है। चमोली, पिथौरागढ़, ये रहा 1857 की क्रांति, उनको तब चला पता जब किताब में छपाई कि ये हुई होगी भाई। शांत क्षेत्र रहे, यहाँ पर क्रांति बिल्कुल भी नहीं हुई। और बाकी जितना क्षेत्र उत्तराखंड का बच गया, यहाँ के सभी लोगों ने 1857 की क्रांति में किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। हमने खुला बोला अंग्रेजों को ना भाई हम तुम्हारे साथ है भाई। और पूरे भारत में जब अंग्रेजों को पीटा जा रहा था तो हम उनको चाय पिला रहे थे। चाय भी आई, चाय अभी तो आएगी, चाय कहां से आएगी? यही अंग्रेजों से आएगी। आओ जी सब यहाँ आओ। 57 की क्रांति समाप्त हुई, पर इस 57 की क्रांति ने हमको बहुत कुछ दिया। क्या टॉपिक बनाओगे? 1857 की क्रांति के प्रभाव, इस क्रांति का हमारे राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा? कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा ना। 1857 में ये जो क्रांति हुई, इस क्रांति का हमारे राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा? 1857 की क्रांति का उत्तराखंड पर क्या प्रभाव पड़ा? एक एक करके समझना जरा। पहला पॉइंट बहुत ध्यान से समझना। 57 की क्रांति, ये हमारा उत्तराखंड के आसपास में क्रांति बहुत तेजी से फैली। पता है तुम्हें 57 की क्रांति का मुख्य क्षेत्र, अगर पूरे इंडिया में आपसे पूछे कि 57 की क्रांति सबसे भयंकर कहां हुई, सर उत्तर प्रदेश में हुई।
सबसे खतरनाक तो उत्तर प्रदेश में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये जो सटा हुआ क्षेत्र था, यहाँ सब इलाहाबाद, प्रयागराज, अवध, यहाँ भयंकर लड़ाई हुई, और ये सब हमारे पड़ोसी थे। तो यहाँ क्रांति होने का मतलब क्या कि जहां अंग्रेज दिखे, मारो भाई इसको, सीधा मार दो इसको। तो अंग्रेज अपनी जान बचाने के लिए तो भागना पड़ेगा ना। आपको पागल होगा जो वहां कहेगा कि चलो लड़ाई करते हैं, लड़ाई थोड़ी करेंगे, भागो यहां से। तो सारे अंग्रेज भागे। अब एक कथा लगा रहा मैं तुमको कि क्या प्रभाव पड़ा। एक अंग्रेज आदमी जिसका नाम एक्स था, जब उसको अवध में पीटा गया, एक्स नहीं था, कुछ रहा होगा मेरे को नहीं पता, इसलिए एक्स मत लिखना कि उसका नाम एक्स था, तो एक अंग्रेज था। और जब वो अंग्रेज अवध में पीटा तो फटाफट से भाग के आया। और सोचो कि अगर तुमको मारने कोई दौड़ रहा है, कोई तुमको मारने वाला है बंदूक लेकर के, और तुम भाग रहे हो, तो उस समय आप छोटी मोटी चीजों की परवाह करोगे क्या? जैसे दौड़ते दौड़ते पैर में कांटा चुभ गया तो कोई बात नहीं, चुभ गया, भाग भाई। क्या आप भागते समय कहीं पे रोके चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे? भागो पहले यहाँ से। तो एक आदमी बेचारा वहां से 3-4 दिन से भागे जा रहा, उसके पीछे लोग पड़ते जा रहे हैं। तब वो सीधा पहुंचा देहरादून। देहरादून में भी उसने खुद को सुरक्षित महसूस नहीं किया, तो देहरादून से गया और सीधा पहुंचा मसूरी के एक गांव में। अब मसूरी का एक गांव है, इस गांव में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ये गांव के लोग रह रहे हैं। देखो ये गांव है, गांव के दूर एक घर बना हुआ था, पूरे गांव से दूर। अमूमन पर्वतीय क्षेत्रों में गांव से दूर या गांव की एंट्री करते समय ही दलित वर्ग के लोगों को वहां पर भूमि दे दी जाती है। जैसे किसी गांव में आप जाओगे तो गांव के अंदर जा रहे हैं, तो गांव की शुरुआत हो रही है, तो दलितों को अलग से भूमि दे देते हैं कि चलो आप यहां पर रहो, आप गांव का दास वर्ग हो, यहां पर रहो। तो जब वो दौड़ के भाग रहा था, तो दौड़ के भागा तो इस गांव में सबसे पहले एक दलित वर्ग, एक दलित व्यक्ति, एक शूद्र परिवार के किसी व्यक्ति का घर था। जब वो दौड़ के भागा तो उसको सबसे पहले यही घर मिला। अब आप बताओ, ये जो व्यक्ति है ये दलित वर्ग का व्यक्ति था। क्या हमारे राज्य में जातिवाद था क्या? बहुत भयंकर था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अस्पृश्यता, छुआछूत, अनटचेबिलिटी चरम पर थी, टॉप पर थी। जब ये एक्स नाम का अंग्रेज फटाफट से इसके घर में भागा और ऐसा भाग रहा हवड़ा दौड़ी करके, तो ये जो आदमी था, अंदरिया नाम था उसका, अंदरिया, साधु टाइप का था एक अंदरिया। तो अंदरिया ने उसको अंदर ही बुला दिया। अंदरिया ने अंदर आ, क्या हुआ? तो इसने कहा कि मत पूछ क्या हुआ, कहाँ से आ रहा? वैसे तो वो अंग्रेजी में करता, बात पर थोड़ा बहुत समझ गया ना, कहाँ से आ रहा? उसने कहा कहाँ से क्या, 3 दिन हो गए भाई भाग कर, पैर में देख छाले पड़ गए। तो इसने इसको अंदर बुलाया, और अंदर जाते ही उस अंग्रेज ने पहले बात क्या बोल दी उसको? वाटर दे भाई, पानी पिला, थक लग गई। वो बेचारा सहम गया, क्योंकि वो जिस व्यवस्था में रहता है वहां जातिवाद है। वो जिस व्यवस्था में रहता है उस व्यवस्था में उसके हाथ का पानी कोई नहीं पीता। उसने पानी दे वाला, तो उसने उसको समझाया कि हे भाई बुला, सुन, मैं नहीं जानता इंग्लिश, आई एम नॉट, गांव में नॉट व्यवस्था नहीं है। और ये जो अंग्रेज आया उसने कहा दे यार भाई, मरता मैं यहाँ। तो उसने देखा यार कहीं मर ना जाए, उसने 1 गिलास पानी दे दिया उसको, उन्हें पानी पी लिया आराम से। तो इस आदमी को बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा भाई पी लेते क्या आप, हमारे हाथ से पानी पी लेते? तो उसने कहा हाँ, उसमें क्या दिक्कत है। फिर थोड़ा देर बैठा, तो फिर उस अंग्रेज ने उसी आदमी को बोला 1 गिलास चाय भी बना यार, 3 दिन से भाग रहा भाई, थोड़ा जरा चाय बना दे। तो वो इस बात के लिए नहीं माना। उसने कहा नहीं सर, हम जिस व्यवस्था में ना, गांव वालों को पता चलेगा मार देंगे हमें। उसने पूछा उससे, अंग्रेज से, हु आर यू, कैसा हु आर यू? तो उसने कहा एक्स। उसने कहा एक्स नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। अगर ब्राह्मण तो हु ब्राह्मण, वही बोलते कौन सा ब्राह्मण मतलब ना, हाँ विच ब्राह्मण, चौथानी ब्राह्मण, गंगानी ब्राह्मण, यह ब्राह्मण। इसने कहा कैसा ब्राह्मण? अगर क्षत्रिय तो कौन सा क्षत्रिय बता इंग्लिश में। इसने बोला नॉट ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण, हम कुछ नहीं, मैं बस यीशु की संतान हूं और ये और वो, हम कुछ नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं। तो इसने कहा तुम कुछ भी नहीं ऐसा सिस्टम। उस भाई ने चाय बनाई, ने चाय पिया, खाना खाया आराम से। तब इस व्यक्ति ने इसको बताया कि सर सुनो, किसी को बोलना मत कि मैंने आपको खाना खिलाया, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं ना, यहाँ जातिवाद है। यहाँ के लोगों ने हमें दलित वर्ग में रखा है, हम अलग रहते हैं। मंदिर में नहीं जा सकते सर, हम इनको टच नहीं कर सकते। सवर्ण जाति वालों को टच कर दिया तो पीट देंगे हमको। सर हम शादी में डोला पाल की यूज नहीं कर सकते, हमें इनके सारे काम करने होते, हमारा शोषण करते। पूरी कथा लगा दी। तो फिर एक्स ने कहा, जब इसने खाना पीना खा लिया था, तो इसने कहा जब तुम्हारा इतना शोषण होता है तो क्यों है उनके साथ, इनके साथ क्यों है? पागल है तू? ये तेरे को मार रहा और तू वहीं जा रहा, ये तेरे को पीट रहा और तू वहीं जा रहा। तो उसने कहा क्या करना फिर? इसने कहा क्या करना, क्या मेरे साथ आ, हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा। हमारे यहाँ कुछ नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई जातिवाद नहीं, सब एक बराबर। और तुम होते इसकी जगह तो क्या करते, जाते कि वहीं रहते? एक गांव में पीटा जा रहा तुमको, रोज सुबह आ रहा कोई और थप्पड़ मारा और वहीं जा रहे तुम डेली।
और एक ऑप्शन मिल गया आपको कि चल ना भाई, पागल है क्या, उनके साथ कहाँ है, इधर आ हमारे साथ, तो जाना चाहिए ना। तो इस व्यक्ति ने कहा चल फिर, तो ये आदमी यहाँ चले गया। जब ये आदमी यहाँ चले गया तो यहाँ जाने की एक शर्त है, इस धर्म को छोड़ना पड़ेगा भाई। इस धर्म में आपकी स्थिति बिल्कुल जानवर जैसी है। चलो हमारे धर्म में, हमारा धर्म है ईसाई, आओ ईसाई धर्म में अपनाओ इसको, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति इस धर्म में आ गया। इस धर्म में आते अब वो उस धर्म का है ही नहीं ना, हमें तुमसे मतलब ही नहीं है। तो इस धर्म में आते उसको कैसा पद मिल गया, उच्च पद मिल गया। इसको देख करके दूसरे दलित व्यक्ति ने देखा, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है ना भाई, बढ़िया बढ़िया व्यवस्था है, तो चलो। तो दलितों का ईसाई धर्म के प्रति रुझान आने लगा, सब लोग ईसाई धर्म की तरफ आने लग गए। अब बचे ये वाले गांव वाले, ये जो इतने सालों से अत्याचार कर रहे थे दलितों पर। अब जब इन्होंने देखा कि हमारे गांव का दलित वर्ग हमें छोड़ के जा रहा है, तो इनकी हो गई हालत खराब ना। बेटा अब क्या होगा, किसका शोषण करेंगे, समझो आप बात को। इनने कहा ये तो चले गए दलित, यहाँ से सब जा रहे हैं, सब ना चले जाएं कहीं। तब ये लोगों ने, ये जो सवर्ण जाति के लोग थे, तब इन्होंने नए आंदोलन चलाए। कौन से? धार्मिक सुधार आंदोलन। जो जा रहे थे इनको रोकने के लिए फिर कहा, कई आए तो कई आए कि नहीं 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 नहीं, जातिवाद तो गलत है। आज तक नहीं था वो गलत, अब हो रहा था गलत ना। ये जातिवाद तो गलत है, कहाँ लिखा बोल जातिवाद? वेदों को पढ़ो, आर्य समाज वाले आए, वेदों को पढ़ो, वेदों की ओर लौटो, कोई जातिवाद नहीं, कोई कुछ नहीं। पर बात यह है कि नियत आज तक कहाँ थे तुम? अब बोल रहे ना, जब सब जाने लग गए तो क्या प्रभाव पड़ा? दो चीजें एक साथ हुई। 57 की क्रांति से हमारे राज्य में ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा, और उसी ईसाई धर्म के प्रचार का रिजल्ट था जब लोग ईसाई धर्म की तरफ जाने लगे, तो उसी का प्रभाव था कि हमारे राज्य में क्या होने लगा? धार्मिक सुधार आंदोलन होने लगे। तुम जैसे क्लास में आ रहे हो, यहां पर आकर के पढ़ रहे हो सकता है आपको मूलभूत सुविधाएं ना दी जा रही हो। आप यहाँ आए और आपको पता चला कि कोचिंग में जैसे ही तुम आए और तुम्हारे साथ बदतमीजी, थप्पड़ मार रहे, तुम्हें बात नहीं कर रहे, तुम्हारे साथ एटीट्यूड में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और तुम सोच रहे कि सर यार हम पढ़ते हैं यहाँ पे, हमारे साथ इज्जत से बात करो। कोई नहीं करा इज्जत से बात, और खट खोला बगल में दूसरा कोचिंग, और जैसे ही तुम उधर की तरफ जाओगे ना, तभी तो आएंगे इस कोचिंग वाले, यस सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, प्लीज, है ना, सम्मान के साथ रखेंगे तुम्हें। तो यही प्रभाव पड़ा। तो 57 की क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा? तो दो प्रभाव में लिख रहा हूं। सबसे पहले 57 की इस क्रांति के बाद ही हमारे राज्य में ईसाई धर्म का प्रचार प्रारंभ हुआ। ईसाई धर्म का प्रचार प्रारंभ हुआ, पहला प्रभाव। क्योंकि 57 की क्रांति के समय ही दूसरे राज्यों से लोग भाग करके यहां आए थे। ईसाइयों के धर्मगुरु भी तो आए थे, पादरी भी आए थे यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या हुआ? ईसाई धर्म का प्रचार प्रारंभ हुआ, और इसी ईसाई धर्म के प्रचार के कारण हमारे राज्य में धार्मिक सुधार आंदोलन भी हुए। कौन से धार्मिक सुधार का मतलब बताओ, किसमें सुधार करना है? धर्म में। कौन से धर्म में? हिंदू धर्म में। कि गलत है ना, आपने मान लिया ना। धार्मिक सुधार आंदोलनों का मतलब क्या है? कि आप स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे धर्म में गलती है भाई कुछ। पहले नहीं कर रहे थे, अब कर रहे हैं, क्योंकि ईसाई धर्म का प्रचार होना, कॉम्पिटिटर मिल गया ना, सब लोग उधर जा रहे हैं, तो ईसाई धर्म का धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुए। तीसरी बात, 1857 की क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा? तो 57 की क्रांति का तीसरा और सबसे बड़ा प्रभाव, जब सब अंग्रेजों को मार रहे थे तो हम उनको बचा रहे थे। सोचो जरा, जिस समय सब पीट रहे हो तुम्हें, जिस समय आप फंसे हो, चारों तरफ से फंसे हैं आप, और उस समय पर कोई आदमी आपके पक्ष में बोल रहा है, तो कैसा होता ना फिर वो। आप सोचो अपने जीवन में, सोचो कोई ऐसी घटना जहां पर तुम पूरे परिवार के सामने अपराधी साबित हो रहे हैं, पंचायत बैठी है घर में और सब कह रहे हैं कि तू गलत, तू गलत, तू गलत, और तुम्हारा भैजी या भूला कोई घर में, और वो आया कि नहीं नहीं वो तुम्हारा साथ दे रहा है वहां पे। तो लड़ाई खत्म होने के बाद जो होगा सो होगा, उसके बाद तुम्हारा खास आदमी कौन बन जाएगा? वही ना कि अरे भाई चल चॉकलेट खाने चल तू मेरे साथ चला, तूने मेरा साथ दिया। तो 57 की क्रांति में जितने भी अंग्रेज थे उनको सब मार रहे थे, हम अकेले थे जिन्होंने उनको बचाया। इसलिए जब ये 57 की क्रांति खत्म हुई तो अंग्रेज ने हमको चॉकलेट खिलाई, और हम ऐसे छिद्र थे कि एक ठंडा भी पिला। हम चॉकलेट भी नहीं माने ना, उन्होंने कहा ले चॉकलेट खा, हमने कहा चॉकलेट नहीं, एक ठंडा भी दे साथ में। थोड़ा सा हो जाता है प्रभाव ना। तो मतलब क्या होगा, अब अंग्रेज ना हमारे प्रति अच्छी नीतियां लाएंगे। तीसरा और सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा कि अंग्रेजों का सुधारवादी शासन प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों का सुधारवादी शासन ये प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों का सुधारवादी शासन प्रारंभ हुआ। वो कब तक रहेगा पता नहीं। अंग्रेजों का सुधारवादी शासन प्रारंभ हुआ। तीन चीजें एक साथ हो गई।
ईसाई धर्म का प्रचार प्रारंभ हुआ, धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए, और तीसरा ब्रिटिश शासन ने उत्तराखंड में सुधारवादी शासन की शुरुआत करी। वो कितना रहेगा, कैसा रहेगा, मैटर करता है ना, बहुत चीजों पर मैटर करता है। हम कुछ दिन पहले धर्मपुर की ब्रांच को जब स्टार्ट कर रहे थे तो उन दिनों मेरे पास खूब वर्कलोड पड़ा हुआ है, यहाँ भी देखो वहां भी देखो, ऐसा सब चल रहा था। एक स्टूडेंट ना उस क्लास में आता था, पता नहीं मैं नाम भूल गया उसका, पर वो लंबे टाइम से पढ़ता था, 6-8 महीने हो गए थे। वो कई बार मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था, कई बार आ रहा था, बाहर वाले एक तो उसको आने नहीं दे रहे थे, जब कभी आ जाए तो मैं भी ऐसे ही निपटा दे रहा था। इसकी नीड सिंपल थी, सिर्फ जॉब चाहिए थी, मतलब कि सर कहीं जॉब हो तो मुझे आकर के बता दो। अब तो बार बार आ रहा था तो मैं भी ऐसे ही हाँ 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 कह रहा था। फिर एक दिन धर्मपुर में ना हमें कुछ काम करने की जरूरत पड़ गई कि भाई हमें कम से कम 3-4-5 लड़के चाहिए। मैंने वहां से इनको फोन किया, यहाँ से इन्होंने 3 लोगों को भेज दिया, 3 लड़के आ गए यहाँ से। एक वही लड़का था, पता नहीं मैं अगर अभी तो बैच खत्म हो गया उसका, एक वो था, 2 उसके साथ छोटे छोटे और थे ना, 2 ही थे, तीसरा नहीं था, 2 थे। अब ये जो 2 यहाँ आए ना, तो मैंने इनको काम बता दिया कि सुनो मैं जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए, आपको एक काम करना है, यहाँ पे पार्टीशन करवाना है, आप मार्केट जाओ, मिस्त्री को ढूंढ के ले आओ और पार्टीशन शुरू कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। 2 घंटे बाद में वापस किया, ये दोनों खुद ही ठोक रहे थे वहाँ, एक ने ऐसा लगा रखा कि धड़ाधड़ ठोक रहे। तो मैंने जाके देखा, भाई तुम खुद ही करने लगे? उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं, खुद ही कर लेंगे। अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं हुआ पार्टीशन, पर हो गया। फिर ये काम करते रहे, कितने बजे तक, रात 11 बज गए भाई, और ये लगे हैं काम करने पर। तो मैं थोड़ा प्रभावित हुआ ना, रैमजे की तरह मैं भी प्रभावित हुआ। मैंने कहा पोरियाल जी खाना खिलाओ इनको, इन बच्चों को बढ़िया से खाना खुना खिलाओ। खाना खुना खाने के बाद घर जाते हुए मैंने पैसे भी दे दिए इनको। क्यों पैसे क्यों दिए? चल पागल, कल फिर आना। 500 दिए ना इनको, ले बुला, बढ़िया कर रहे यार तुम काम ना, ले ये पकड़, कल फिर आना। कल ये दोनों फिर आ गए, दिन भर फिर काम किए जा रहे हैं। अब जब ये दिन भर काम किए जा रहे तो मैं इनसे बात किया, बताओ और क्या करते हो, कहाँ के हो, आज तक बात ही नहीं हुई थी। तो इन्होंने कह दिया कि हाँ ऐसा ऐसा बात चली। तो ये वाला भाई तो जल्दी चले गया, इसने कहा मैं घर से कोई आ रखा तो ये चले गया। ये वाला वहीं रुका। अब इसका डिस्कशन चल रहा है तो मैं इसके बारे में पूछ रहा हूँ, बहुत सारी बातें इसके बारे में पता चली। इसने अपनी स्किल के बारे में बताया, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। लास्ट में इसने कह दिया सर जॉब वॉब का होगा? मैंने बोला ठीक है आपका जॉब वगैरह हो जाएगा, और बताओ और क्या चाहिए आपको? तो उसने कहा सर रूम भी नहीं है यार मेरे पास, कहीं रूम का हो जाएगा? मैं बोला चलो ठीक है रूम का देख लेंगे। फिर इसने कहा यार सर इकोनॉमिक स्थिति भी अच्छी नहीं है तो थोड़ा पैसे वैसे भी मिल जाते तो वो भी ठीक ही था। कमरा कोई दिला दो, अगर कमरा ऐसा मिल जाए 2000-3000 में मिल जाए ऐसा। चल मैं सुनते रहा उसकी बात, लेकिन अब धीरे धीरे वो भाई ये बोल रहा था मुझे कि सर एक काम करो कि ना मुझे यहाँ पर एक कमरा दिलाओ, उस कमरे का किराया तुम दे देना ना उस कमरे का, मेरे कमरे पे 1 महीने का आप राशन रख देना, महीने भर का राशन वासन, मैं तुम्हारे लिए भी खाना बना दूंगा कभी कभी, लेकिन आप राशन वासन रख दो, और आप ज़्यादा नहीं मुझे 6000-7000 रुपये पर मंथ का देते रहना। तो फिर मैंने एक ऑटो वाला है मेरा दोस्त ही है, उसको बुलाया और कहा कि इसको गाड़ी में बैठा, अब मत आना भाई यहाँ। हम तो पागल है क्या भाई, 500 मिल तो गए कल के ना, कील ठोकी मिल गए ना 500, मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं सुधारवादी शासन शुरू कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे डिपेंड करेगा डिमांड ना, मांग पर भी तो डिपेंड करेगा। एक दिन हम जब अंग्रेजों को ये कहेंगे कि तुम जाओ, सच मानेंगे? वो मानेंगे एक जमाने तक, जब हमने कहा तो चाय पिलाओ, चाय पिला दी, जूस पिलाओ ये पी ले, चॉकलेट खिलाओ खा ले, खाना खिलाओ ओके खा ले, कमरा दिलाओ रख दे। और एक दिन कह रहे कि तुम जाओ यहाँ से, तो जिस दिन हम ये कहेंगे, इतना भी सुधार थोड़ा ही होगा ना, इतना भी अच्छा शासन थोड़ी चलाएंगे कि कल को अंग्रेजों ने कहा कि जाओ, हमने कहा कि जाओ और अंग्रेज ने कहा यार इसने मेरे को बचाया था। अब भाई बचाया वो एक अलग बात है, अगर बचाया तो वो एक अलग चीज है। मेरी क्लास में पढ़ता था ना तोता था मेरा दोस्त बचपन में, उत्तरकाशी का, तुतला के बोलता था। और एक दिन उधर पहाड़ से आ रहे थे, हम पैदल आ रहे थे स्कूल से, और ऐसा पहाड़ से आते आते ना यहाँ भयंकर कीचड़ था, कूड़ादान था, लोग कूड़ा उड़ा डाल देते उधर, और वो जैसे भाग रहा था ऐसा ऐसा भागते पहाड़ में ना, फटाफट दौड़ के स्पीड से भागते। ये बेचारा यहाँ से भाग रहा था, उसका बैलेंस ही नहीं बना, वो इधर गिर गया, सीधा वहां गिर गया, तो पूरा घुस गया कूड़े में, लोगों का गंदा कूड़ा ना, और उसके अंदर से तो बाहर निकला। वो पिक्चर देखी तुमने कौवा बिरयानी वाली, ऐसा है भूत बन के बाहर, अजीब टाइप का, बदबू आ रही भाई बाहर से। तो फिर बाहर आया तो हमने सिंपैथी दिखाई दोस्त होने के नाते, हमने कहा यार अबे यार तोता भाई क्या हो गया। तो उसके बाद उसने बोला अरे कॉपी के कागज दो, कॉपी के कागज से मुंह साफ किया। हमारे पास 2-4 बोतल पानी थे, सबके पास 1-1 बोतल। तो उसके बाद उसने थोड़ा बहुत हाथ वाथ अपने साफ करने लगा। लेकिन उसके बाद की बात बड़ी है ना, उसके बाद कह रहा भाई थोड़ा साफ कर दे यार। अब हमको कह रहा भाई थोड़ा मेरा हाथ साफ कर दे, करते तुम पागल है क्या भाई ना।
कह रहे थोड़ा सा हाथ साफ कर दे। हमने कहा नहीं ना भाई। तो एक लाइन कही उसने पीछे से, दोस्त नहीं है क्या, ऐसा बोल रहा था। अबे तो दोस्त है तो कूड़ा थोड़ी साफ करेंगे ना भाई, दोस्त है, तुमने मदद करी हमारी, ठीक भाई यार, भाई दोस्त है, ये साफ करेंगे क्या? दोस्ती अपनी जगह, कूड़ा अपनी जगह, अपना आप साफ करना। हाँ पानी डाल देंगे दूर से ना, ऐसा कर देंगे। तो भाई सुधारवादी शासन लेके आए, अच्छे काम किए, बहुत अच्छे काम, लेकिन जिस दिन हमारी मांगे बढ़ जाएंगी, जिस दिन हम कहें कि कूली बेगार को ही बंद कर दो, भाई ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो सुधार हुआ लेकिन एक लिमिट में रह करके, पर ये दो चीजें तो हुई हमारे राज्य में। सबसे पहले देखो, ईसाई धर्म का प्रचार करते हुए सबसे पहले 1858 ईस्वी के अंदर एक पादरी था जिसका नाम था विलियम बटलर। पादरी विलियम बटलर के द्वारा 1858 ईस्वी में हमारे राज्य में नैनीताल में एक चर्च बनाई गई जिसको बोलते हैं मेथोडिस्ट चर्च। भारत की पहली मेथोडिस्ट चर्च उत्तराखंड के नैनीताल में 1858 ईस्वी के अंदर पादरी विलियम बटलर के द्वारा बनाई गई ताकि ईसाई धर्म का और ज्यादा प्रचार किया जा सके। ईसाई धर्म का प्रचार, 57 की क्रांति का पहला प्रभाव। हमारे राज्य में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए पादरी विलियम बटलर के द्वारा नैनीताल में भारत की पहली मेथोडिस्ट चर्च स्थापित करी गई। भारत की पहली मेथोडिस्ट चर्च भारत में उत्तराखंड में नैनीताल के अंदर स्थापित करी थी, क्योंकि ये ईसाई धर्म के प्रचार का युग था। और ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए नैनीताल में पादरी विलियम बटलर ने पहली मेथोडिस्ट चर्च, पूरे भारत की पहली मेथोडिस्ट चर्च विलियम बटलर ने 1858 में कहां पर स्थापित करी? ये पक्ष छोड़ देते हैं ना, इसको बाद में पढ़ेंगे कि ये धार्मिक सुधार आंदोलन कैसे हुए। तीसरे पक्ष पर चलते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा पक्ष क्या था कि 57 की क्रांति के समय तीसरा काम क्या हुआ? अंग्रेजों के द्वारा हमारे राज्य में सुधारवादी शासन अच्छा काम करना स्टार्ट किया गया। क्या अच्छे काम किए? सबसे पहले देखो क्या हुआ, 57 की जब क्रांति हुई ना, तो 1857 की क्रांति के समय जब लड़ाई हुई, तो लड़ाई के समय मान लो हम सब गए लड़ाई में, फॉर एग्जांपल कि 57 की क्रांति हुई, वहां अंग्रेज है पूरा करणपुर में, और हम गए 57 की क्रांति में। कैसे गए वो समझो एक बार। जैसे क्रांति में मैं जा रखा, तो मैं लड़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना, मैं बोतल ही लेके जा रखा वहां, इसी से मारूंगा। कोई ढूंगा लेके जा रहा, कोई पत्थर लेके जा रहा। और अंग्रेजों ने कहा ठीक है, अंग्रेजों के पास क्या थी? बंदूकें। लेकिन अंग्रेज तब डरे जब उन्होंने क्रांति में देखा कि भारत के लोग कोई तोप लेके आ रखा, भारत वाला तोप लेके, और गोला डाल रहा और चल भी रही तोप। अंग्रेज शॉक हो गया, वो तेरे पे कहां से आई भाई, ये तो हम पे होती है। तो फिर भारत वालों ने कहा मेरे पे कहां पे आई? मेरे दादा पृथ्वीपति शाह की सेना में था सैनिक, उसकी थी घर पे रखी हुई। भाई भारत वाले लोग भी तो पहले सेना में काम करते थे सैनिकों की। कोई तलवार लेके आया, कोई बंदूकें लेकर के आया। जब अंग्रेजों ने हथियार देखे तो अंग्रेज शॉक हो गए। इन्होंने कहा तुम्हारे पास हथियार कहां से आए? तो उन्होंने कहा कहां से क्या है, घर में है, शिकार करते हो हम, और जंगलों में तब शिकार प्रतिबंध थोड़ी था। तो 57 की क्रांति के खत्म होते ही अंग्रेजों ने एक चाल चली, सारे भारत के लोगों से कहा जिनके पास भी हथियार है अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में हथियारों को जमा कर। आप हथियार जमा करेंगे, हम प्रत्येक हथियार पर एक नंबर लिख देंगे। जैसे आपके पास बंदूक है तो बंदूक पर 5, 2, 3, 4 गुल्लू भाई ये लिख देंगे रजिस्टर पर कि 5234 नाम की बंदूक गुल्लू भाई के पास है। फिर गुल्लू भाई को एक कागज मिलेगा, उसको लाइसेंस कहा जाएगा। तो ये लाइसेंस जिसको मिल गया वही हथियार रख सकता है। बिना लाइसेंस के आप भारत में हथियार नहीं रख सकते। आज भी वही सिस्टम है। अब 2 मिनट के लिए छोड़ो, अभी संविधान को किनारे रखो और नैतिकता के प्रश्नों पर बात करो। आप अपने घर में हो, तुम्हारे घर में सब लोग हैं, आपके घर पे ना डकैतों ने आक्रमण कर दिया। डकैत आ गए तुम्हारे घर पे बंदूकें लेकर के, कैसे बचाओगे उनको? 100 नंबर पे फोन करेंगे। जब यहाँ आते तो खत्म होते सब। 100 नंबर पे करेंगे फोन। 100 नंबर छोड़ो, गांव में बैठे हैं आप, पूरी फैमिली है तुम्हारी, तुम पे डकैतों ने आक्रमण कर दिया। क्या है तुम्हारे घर में ऐसा जिससे बचा दोगे? चक्कू है एक, उससे प्याज नहीं कट रहा, तो ये चक्कू है तो कौन सा हथियार है? कोई भी नहीं। सरकार ने सब सरेंडर किए हुए। जिनके पास लाइसेंस है उन्हीं के पास हथियार है। तब का युग कैसा था? आत्मरक्षा सर्वोपरि थी, खुद को बचाना सबसे बड़ी बात थी। सबसे पहले तो खुद की जान बचाओ ना, संविधान बाद में भाई। तो इस समय पर लोगों की पहली प्रायोरिटी थी कि लोग अपने घर में हथियार रखते थे, और कभी किसी ने अटैक कर दिया, क्या भरोसा कोई गोरखा आ जाए तो कोई तो हथियार होना चाहिए। तो सारे लोगों के हथियार सरेंडर किए गए। जब सभी लोगों के हथियार जमा हो रहे थे तो लोग इस बात से खुश होंगे कि नाराज होंगे? सब लोग नाराज हो रहे थे। तो जब सबके हथियार जमा हो रहे थे तो यहाँ के लोगों का मुंह भी थोड़ा सा उतर गया। रैमजे आगे आया और रैमजे ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों के हथियार जमा नहीं होंगे।
क्योंकि इनके पास हथियार थे 57 में और तब भी इन्होंने नहीं चलाई। ये अच्छे लोग हैं, यहां पर लाइसेंस नीति को लागू मत करो। तो पहला सुधारवादी काम क्या हुआ, मतलब सुधारवादी मतलब हमारे पक्ष में पहला काम क्या हुआ, तो पहला पॉइंट आप लिखना 1858 ईस्वी में संपूर्ण भारतवर्ष में लाइसेंस नीति को लागू किया गया, किंतु कुमाऊं में लाइसेंस नीति को 1858 में लागू नहीं किया गया। एक प्रकार से रैमजे ने हमको थैंक यू कहा, रैमजे ने धन्यवाद कहा कि थैंक यू भाई लोग, आपने हमारी मदद करी, इसलिए हम आपके हथियार नहीं छीन रहे। तो 1857 ईस्वी के अंदर संपूर्ण भारतवर्ष में लाइसेंस नीति को लागू किया गया, पर कुमाऊं में लाइसेंस नीति लागू नहीं हुई। तो अब प्रश्न इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कब हुई, कि कभी नहीं हुई कि हुई भी। तो अगर प्रश्न आता है कि कुमाऊं में लाइसेंस नीति कब लागू हुई, तो ध्यान रखना 1889 में, 1889 में भारत में 1858 कुमाऊं में लाइसेंस नीति यानी हथियारों को लाइसेंस के साथ ही रखा जा सकता है, वो नीति कब स्टार्ट हुई, 1889 में। 1889 में कुमाऊं के लोगों के हथियारों को भी छीना गया, उनके लिए भी लाइसेंस जारी किया। तो पहला काम ये होगी सुधारवादी शासन में, यहीं से शुरुआत होगी 1858। 1858 के बाद अब देखो जी कितने बढ़िया काम करवाए। रैमजे खुश था ना हमसे, हमने रैमजे और अंग्रेजों की मदद करी थी, इसलिए उसने क्या क्या काम करवाए। देखो सबसे पहले 1858 में हेनरी रैमजे ने वनों के ठेकेदारी प्रथा को बंद किया। पहले जंगल ना, कुछ अंग्रेज लोग थे वो जंगलों को ठेके पर उठा देते थे, और जंगल ठेके पर चले गए तो फिर स्थानीय लोगों को बड़ा नुकसान होता था। जैसे कोई जंगल मैंने ठेके पर ले लिया, अब ठेके पे ले लिया तो मेरा हो गया ना, तो उसने कहा ये बंद, आज से जंगल ठेकेदारी पर नहीं दिए जाएंगे। तो 1858 में हेनरी रैमजे ने वनों की ठेकेदारी प्रथा को बंद किया। जब उसने वनों की ठेकेदारी प्रथा को बंद किया तो आगे जाकर के अब रैमजे ने यहां देखो क्या दिमाग चला, उसने उत्तराखंड के लोगों को पूछा कि आपके आसपास में ये जितने भी जंगल हैं, ये जंगल किसके हैं, तुम्हारे हैं कि नहीं। तो हम लोगों ने कहा कि जंगल तो हमारे हैं नहीं। तो उसने 1861 में जंगलों का भी सेटलमेंट कर दिया, वन बंदोबस्त कर दिया। उत्तराखंड में वन बंदोबस्त कब हुआ, 1861। किसने किया, हेनरी रैमजे। वन बंदोबस्त मतलब जंगलों के जो मामले हैं उनका निपटारा करना। जंगल में जाके ये देखना कि जंगल की जमीन किसकी है, कौन सा बण किसका और कौन सा बण किसका। अगर तुम्हारा तो प्रूफ दिखाओ कि तुम्हारा है, अगर तुम्हारा है तो तुम्हें दे देंगे, तुम्हारा नहीं तो हम रख देंगे। तो 1861 में रैमजे ने वन बंदोबस्त करवाया। वन बंदोबस्त करने के बाद 1864 में इसने वन विभाग बनाया। वैसे आपने किया है वन वाले चैप्टर में, पहले किया ना। 1864 में इसने वन विभाग की स्थापना करी। 1865 में इसने वनों के लिए कानून बना दिया, उसे कहा गया वन अधिनियम। 1865 ईस्वी के अंदर जंगलों के लिए रैमजे ने कानून बना दिए, उन्हें वन अधिनियम कहा जाने लगा। 1868 में दो काम हुए। 1868 ईस्वी के अंदर कुमाऊं वन विभाग की स्थापना हुई, कुमाऊं वन विभाग। और ये जो कुमाऊं वन विभाग था, इसका एक वन संरक्षक कौन था, पियर्सन। पियर्सन को वहां का कंजर्वेटर, फॉरेस्ट कंजर्वेटर बना दिया गया, वन संरक्षक बना दिया गया 1868 में, कुमाऊं वन विभाग। ठीक अगले साल 1869 में गढ़वाल का भी वन विभाग बना दिया गया, गढ़वाल वन विभाग। और यहाँ का कंजर्वेटर कौन था, स्वयं रैमजे था। तो देखो वनों की तरफ उसका ध्यान गया। जब वनों की तरफ ध्यान गया तो उसने एक झटके में ये सारे काम कर दिए। वनों की ठेकेदारी प्रथा बंद कर दी, वन बंदोबस्त करवा दिया। 1864 में वन विभाग की स्थापना कर दी, फिर वनों के लिए कानून बना करके ले आया, वन अधिनियम पारित कर दिए। वन अधिनियमों को पारित करने के बाद कुमाऊं वन विभाग की स्थापना कर दी। कुमाऊं वन विभाग की स्थापना करने के बाद गढ़वाल वन विभाग की स्थापना कर दी। ठीक आदमी है ना, बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, ये लोग एक काम तो ये कर दिया। चलो जी, और क्या किया, और रैमजे भाई ने क्या किया। रैमजे भाई जब शासक बना, प्रशासक बना, तो अगला चीज जिस चीज पर उसने फोकस किया वो क्या था सर, चाय का विकास था। चाय क्या है तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग, चाय। तुम में भी है कोई जो चाय नहीं पीते, ऐसे वाले, अबे यहीं के हैं तुम, चाय ही नहीं पीते तुम, अंग्रेज टाइप है। अंग्रेज भी नहीं बोले, अंग्रेज भी पीते हैं चाय। तो चाय का तो अलग ही संबंध है ना, उत्तराखंड के हैं और चाय नहीं पीते। तो हाँ, अगर तुम शहरों के हैं तो हो सकता है ना, मैदानी क्षेत्र वाले नहीं पीते हैं चाय। यहाँ जरूरत भी नहीं है चाय की ना, और पीना भी नहीं चाहिए, इधर शहर वालों को नहीं पीना भी नहीं चाहिए ना। यहाँ उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु में चाय थोड़ा सा नुकसान हो जाती है। पर हम तो नहीं है उष्ण कटिबंध के, हम तो शीतोष्ण कटिबंध के हैं, पहाड़ों के हैं। कि सुबह आंख खुली
चाय नहीं, इतने बड़े गिलास गिलास भी बड़ा ना। हाँ, ऐसा नहीं चला। सुबह उठते ही अगर चाय नहीं मिली तो कहाँ, तो एक्टिव मोड में नहीं आता ना आदमी, एक चीज। उसके बाद नाश्ता के टाइम पीते चाय, और कैसे बात, बिना नाश्ता और नीचे नहीं उतरता फिर। और जब कुछ भी मन नहीं लग रहा दिन में तो चाय, और शाम की चाय पीते हैं। हाँ, कितने बजे? 4 बजे हो, 5-6 नहीं, 4 बजे धड़ाम जो बड़ा घाम लग रखा, 4 बजे चाय चाहिए भाई। और जैसे कोई घर में आ गया और चाय बन रही तो अरे यार, जब चाय बन रही तो गांव में ना चाय बनाते केतली में, केतली, तो केतली चूल्हे से नीचे नहीं उतरनी चाहिए, चलती रहे वो चाय। इतना विकास क्यों हुआ? अंग्रेजों के जमाने में। अंग्रेजों का फेवरेट है ना चाय, उनके लिए बढ़िया है चाय। वो यूरोप में रहते हैं और चाय उन्हें गर्म रखने में सहायता देती है। लेकिन चाय जो हम पीते वो नहीं चाय। जहां चाय में दूध डाल दिया तो वो चाय नहीं हुई, फिर वो गड़बड़ हो गया। दूध वाली चाय नहीं पीना, बिना दूध वाली चाय। बहुत अच्छी चीज है चाय। हाँ, चाय तो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, शीतोष्ण क्षेत्रों में, ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए। लेकिन चाय में दूध डाल दिया तो विषकारी हो जाती है। पानी उबाला, उसमें चाय पत्ती डाली और थोड़ा सा चीनी डाली और बस टकाटक है वो। तो कैफीन होता है ना चाय में, कैफीन है तो फिर नींद नहीं आएगी। जब आप पढ़ाई लिखाई भी करते होंगे तो उस समय खूब चाय पियो। चाय पी लिया, चाय का तो ट्रेंड बनाओ, लेकिन दूध वाली चाय फिर गड़बड़ हो जाती है। दूध वाली चाय, दूध मतलब आयुर्वेद में दूध को विषकारी ही माना गया, उसे दूर ही रखो कि ना ही यूज करो। तो चाय का खूब विकास हुआ हमारे राज्य में जब अंग्रेज आए। तो चाय के विकास से खूब प्रश्न आते। मैं एक लिस्ट यहां बना देता हूं। सबसे पहले 1824 में, याद होगा अगर आपको, 1824 में बिशप हीबर कुमाऊं की यात्रा किया था और ये पहला व्यक्ति था जिसने ये संभावना व्यक्त करी थी कि यहां पर चाय की खेती की जा सकती है। चाय की खेती की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त करी थी? बिशप हीबर ने, 1824 में। 1824 में जब बिशप हीबर ने चाय की संभावना व्यक्त करी तो उस समय तो चाय के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ। लेकिन जरा एक बात दिमाग लगाना अपना कि अंग्रेजों का मोनोपोली, एकाधिकार कब खत्म हुआ था? 1813। चाय पर था ना तब भी, और चाय पर भी कब खत्म हुआ? 1833 ना। 1833 में, सुनो, 1833 ईस्वी में चाय पर भी एकाधिकार खत्म हो गया। सुनो मेरी बात को, यह है भारत। यहां पर ब्रिटेन की कितनी कंपनियां आई है व्यापार करने? मान लो 20 कंपनियां। आज तक कितनी कंपनियां थी? एक। पहले एक ही थी, एक सौ बोलते एकाधिकार खत्म होना, एक ही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये क्या करते थे? भारत से मान लो 10 रुपए की चाय खरीदी फॉर एग्जाम्पल, और उसको ब्रिटेन में बेच रहे थे 10,000 की। अब कौन रोक लेगा इनको? यही तो है, अकेले। अकेले यही चाहिए तो ठीक, नहीं चाहिए तो जा। तो ये अकेले थे। अब कितने हैं? अब 20 है। तो इन 20 में एक आदमी ने क्या किया? 10 की चाय ली और वहां जाकर के 1000 में बेच दी। तब तक दूसरा आया, उसने 10 की ली, वहां 500 में बेच दी। तो बताओ, ऐसा होगा ना? तो लोग किसकी खरीदेंगे? 500 वाले की। अगला गया, उसने 250 में बेच दी। अगला गया, उसने 200 में बेच दी। अगले ने 100 रुपए में बेच दी। अगले ने 50 में बेच दी। एक ऐसा है जो 10 की ले रहा, 20 की दे रहा वहां ले, ताकि मार्केट ही तोड़ दे। एक है कि उसने कहा अच्छा 20 की ले भाई, 15 की। एक ऐसा भी निकला कि भाई जी 10 किलो भारत से, अब वहां 15 की बेचो। कंपटीशन ना। अब इसने 15 की बेचा, इसने कहा रुक जा, तूने 15 की बेच ले, 14 की। 14 की, उसने कहा रुक जा बेटा, तो 13 की। अगला है तू 13, मैं 12, 12 मैं 11, अब 11 हो गया। अब अगला है रुक जा, तेरे को बर्बाद कर दो, मैं 10 किलो 10 की। कितने की ले रहा है यहाँ से? अरे पूरा किराया भाड़ा भी लग रहा, तब भी बेच रहा कितने की? 10। और अगले ने कहा तू 10, मैं 9, अब घाटे में जा रहा है। तो कंपनियां घाटे में चली जाती है ऐसे में। कभी कभी ना कंपटीशन का भाव होता है ना, तो कंपटीशन में आदमी ने कहा कोई बात नहीं, घाटे में जाऊं, लेकिन इसको नीचे दबाना है। तो ये हो रहा था चाय के साथ। चाय जो कि अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला बिजनेस था, उसमें कंपटीशन आने के बाद वो उसी में घाटा खा रहे थे। तो भारत का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, और उसने कहा इधर आओ रे सारी कंपनियों वालों, यहां बैठो। सबसे पहले हम एक कमेटी बना रहे हैं, संगठन। जैसे यहां बनाए देहरादून में कई चीजों का संगठन बनाए, विक्रम वालों का। किसी भी विक्रम में जाओ तो सेम किराया है ना, कम लेता कोई तुमसे ना, सब बराबर किराया लेंगे। क्यों? यूनियन बनाए, वहां नियम निर्धारित होंगे कि भाई न्यूनतम 10 रुपए तो लेंगे ही लेंगे। कितना लेते हैं? 10, 5, 10 न्यूनतम। मतलब बोले कि जैसे चढ़े तुम, जब रे बैठ के फोन छूट गया, अंकल जी रोक दो, अब ला। उसका कितना लगता? उसको बोलते हैं न्यूनतम, कम से कम, कि सिर्फ चढ़ने का उतरने का। तो 10-15 जो भी लेते हैं आपसे। तो अब अंग्रेजों ने, चाय में बड़ा दिक्कत आ रहा था उनको, तो अब चाय के लिए उन्होंने प्लानिंग बनाया कि चाय की एक कमेटी बनाओ। और इस चाय कमेटी ने नियम बना दिए कि 10 की चाय ले रहे हैं, कम से कम 1000 की बेचेंगे, इससे कम कोई नहीं बेचेगा, ऊपर कितनी बेच लो। इसके लिए कमेटी बनाई गई। वो कमेटी कब बनी? 1834 में।
1834 ईस्वी के अंदर चाय कमेटी का गठन किया गया। चाय कमेटी की स्थापना किसने करी? विलियम बेंटिक ने। और 1834 में जो चाय कमेटी बनी, इस चाय कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए कौन? तो आप कहेंगे कॉलहन। कॉलहन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी को चाय कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। 1824 में सबसे पहले बिशप हीबर ने कुमाऊं की यात्रा करी। बिशप हीबर ने कुमाऊं में चाय की संभावना व्यक्त करी, तो फिर 1834 में कुमाऊं में चाय कमेटी की स्थापना करी गई, कुमाऊं में नहीं भारत में। और चाय कमेटी का संस्थापक कौन है? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने जो चाय कमेटी बनाई उसके अध्यक्ष कौन थे? कॉलहन को उसका अध्यक्ष बनाया गया। अब कॉलहन अध्यक्ष बना और 1834 तक क्या हो रहा है कि उत्तराखंड में, भारत में अंग्रेज लोग यहां से चाय लेते हैं और वो चाय बेचने कहां जाते हैं? यूरोप जाते हैं। पर अब बात यह है कि चाय अंग्रेज कहां से लाता है? अंग्रेज चाय लाने के लिए जाता है चीन। भारत ने बहुत बड़ी गलती करी जब अंग्रेज हम पर शासन करने आया। अंग्रेजों ने क्या किया? जब वो हम पर शासन करने आए ना, तो उन्होंने यहाँ पर हमारा रॉ मटेरियल बहुत महंगा खरीदा, भारतीय बाजारों से उच्च दाम पर सामान खरीदा। जैसे आप मान के चलो कि ये करणपुर है ना, इस करणपुर में मानो कि 100 दुकान है। अब 100 दुकानों में मान लो कि आटा जो है, आटा किससे बनता है? आटा गेहूं से। तो अब आप ये मानो कि 100 दुकानें हैं करणपुर में, और जितने आसपास में गांव है, मान लो करणपुर के आसपास गांव है, सारे किसान इन्हीं 100 दुकानों में आते थे पहले और अपना गेहूं कहां बेचते थे? इन 100 दुकानों में बेचते थे। अब मान लो कि करणपुर में सिस्टम ये है कि ये 100 दुकानदार गेहूं जो है वो 10 रुपए किलो खरीद रहे हैं। किससे? किसान से। तो देहरादून में गेहूं का रेट क्या चल रहा है? 10 रुपए। इतने में क्या किया? अंग्रेज ने भी एक दुकान खोल दी यहां। और जब अंग्रेज ने दुकान खोली तो जो अंग्रेज वाली दुकान थी उस पे गेहूं 10 रुपए किलो नहीं खरीद रहे थे। वो कितना रुपए किलो खरीद रहे थे? 100 रुपया किलो खरीद रहे थे। कौन खरीद रहा? 100 रुपए। तो तुम किसको बेचोगे? अंग्रेज को बेचेगे ना। तो यही गलती करी हमने, अंग्रेज को बेचा। लहन लग रही अंग्रेज के बाहर। और जो ये भारतीय दुकानदार थे इनको नहीं बेचा हमने। चल 10 रुपए में ले रहा हमारा, अंग्रेज कितने में ले रहा? इसके बाद अंग्रेज ने भी इस गेहूं से बनाया आटा, और भारत के दुकानदारों के पास भी जो गेहूं था उन्होंने बनाया उससे आटा। अब करणपुर के मार्केट में जो आटा है उसका रेट 10 रुपए का तो गेहूं ही लिया। तो भारत के जो बाजार थे, जो करणपुर मार्केट थी, उन्होंने आटा कितने रुपए किलो बेचा? 20 रुपए, क्योंकि 10 का तो गेहूं खरीदा था। तो बेच कितने में रहे थे? 20। अंग्रेजों ने हमसे गेहूं कितने में खरीदा? 100। अब जब उन्होंने उस गेहूं से आटा बनाया तो एक तो आटा भी बनाते थे ब्रिटेन में, या नहीं बनाते आटा, मशीनों का आटा, बिल्कुल MDH मसाला पैकेट लग रहा था, फिर लाते थे उसको पैकेट। और हमारा क्या किया? थैला कर, थैला वाला था सिस्टम, और इनका टकाटक मशीन से बना हुआ है पूरा का पूरा। अब ये 100 रुपए में गेहूं खरीदे, और जब आटा बेचने की बारी आई तो इन्होंने आटा का दाम क्या रखा? 2 रुपया। कितने में ले रहा है? 100 में। बेच कितने में रहा? फायदे में है कि घाटे में है? भयंकर घाटे में है। पर तुमको क्या फर्क पड़ता है उससे? किससे लोगे आप? भारत वाले से, अंग्रेज से? हम उसी को सामान बेच रहे थे, उसी से सामान खरीद रहे थे। और तुम जो भारत वाले थे, करणपुर में तुम्हारी जितनों की दुकान थी, ना तुमको कोई बेच रहा ना तुमसे कोई खरीद रहा। कितने दिन इंतजार करोगे? 4 महीने बैठे रहे तुम, ये बुरा दौर है, अच्छा दौर आएगा। 4 महीने बाद तब भी नहीं आया कोई। तुमने कहा इस साल राहु की दशा रही, अगले साल भी नहीं आया। 5 साल हो गए, आ ही नहीं रहे। तो आपने दुकान बंद करोगे कि नहीं करोगे? तुम्हारी दुकान में कोई आता ही नहीं है, आपकी दुकान चल ही नहीं रही, बंद करनी पड़ेगी ना। तो भारत में जितने भी मार्केट व्यापारी थे ना, उन्होंने दुकान बंद कर दी। बस अब करणपुर में एक ही दुकान थी, अंग्रेज की दुकान, और सब बंद हो गई ना। अब एक ही दुकान थी। अब जैसे ही अंग्रेज ने देखा कि अब एक ही दुकान हो गई तो उसने पासा पलट दिया। उसने कहा देखो जी ऐसा है, बहुत हो गया, 100 रुपए, गेहूं लेंगे 2 रुपए किलो, बात है ये, और आटा लेंगे 100 रुपए किलो। 2 रुपए किलो लेंगे तुमसे, और आटा चाहिए तो वो 100 रुपए किलो है। मुनाफा कमाया ना बाद में। तुमने को ये क्या बेच रहा, बेच, नहीं बेच रहा जा खुद पीस ले इसको जा। हमारे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो हम इस गेहूं को खुद ही पीसें या फिर इसको बेचें। इतना गेहूं कहाँ पीसेंगे? तो मजबूरी में हमको अंग्रेजों को कितना रुपए में बेचना पड़ा? 2 रुपए में। और वही आटा फिर वो हमको कितने में बेच रहा? आटा चाहिए तो खरीदना तो पड़ेगा ही। तो अंग्रेज ने चाल चली, भारतीय बाजार को नष्ट कर दिया। चीन वाले नहीं थे ऐसे। जब चीन में चाय लेने गए अंग्रेज, तो चीन में चाय का रेट क्या चल रहा है? 5 रुपए किलो बाई चांस,
पर जैसे ही अंग्रेज पहुंचा, हाँ भाई जी चाय है, तो चाइनीज ने सबसे पहले बोला नहीं है। पहली बात ये कि नहीं है, तो उन्होंने कहा वो तो है। उसने कहा निकल जा, मैं नहीं बेच रहा तेरे को। पहले तो बेचा ही नहीं, फिर अंग्रेज हाथ पैर जोड़ रहा, भाई जी प्लीज प्लीज भाई जी एक चाय, बस एक गिलास पीना है मैंने चाय। तो बड़ी बड़ी मुश्किल करके फिर अंग्रेज ने कहा चल ठीक है, अगर ले रहा तो 10,000 रुपए का 1 किलो दूंगा, और 1 महीने में 1 बार दूंगा, बार बार मत आना यहाँ। अब अंग्रेज ना, अब दिक्कत हो गई। अंग्रेज चाइना बाजार, इसलिए चाइना नहीं टूटा, उसकी मार्केट नहीं टूटी। उसने कहा 5, भाई जी आपने तो 5 लिखा है। उसने कहा 5 लिखा है तो चाइना के लिए है 5, हमारे लोगों के लिए है 5। तुम बाहर से आए हो 10,000, और अगर सौदा बन भी गया तो ऊपर से चाइनीज छिदर था। पापा भी बोल पीछे से, चल पापा बोल, पापा प्रणाम कर, पैर छू, तब दूंगा। कई शर्त रखी ना, तो वहां व्यापार मुश्किल रहा, वो कभी चाइना की मार्केट को तोड़ ही नहीं पाए। तो अब अंग्रेज है ना बड़ी दिक्कत करते थे, क्योंकि वो चाइना से बहुत महंगी चाय लेते थे। अब किसी वस्तु का दाम अगर बहुत ज्यादा भी हो जाए ना, तो भी उसकी डिमांड गिर जाती है, गिरेगी ना किसी वस्तु, जैसे अभी गिरेगी। अब अगले महीने देखो जुलाई का इंतजार करो आप, और जुलाई में क्या होगा, टमाटर का रेट बढ़ेगा। तो पहले टमाटर धीरे धीरे बढ़ेगा, पहले 50 होगा, क्योंकि बारिश होती है ना, टमाटर खराब हो जाता है, तो पहले 50 होगा। तो जैसे ही 50 रुपए टमाटर होगा, तो वैसे ही आप उसकी खपत थोड़ा कम करेंगे। जैसे आधा डालो रे, आधा डालो आप, आज फिर 60 हो गया, तो 1/4 डालो, फिर 70 हो गया, 80 हो गया, फिर वो टमाटर एक दिन 200-250 हो जाएगा। जिस दिन 200-250 होगा तब लेते तुम, तब लेते आप दुकान में। पागल है कि 250 रुपये, उसमें तो पूरा राशन आ गया तुम्हारा। तुम तो अभी तैयारी कर रहे हो, तैयारी वालों को तो ऐसा ही रहता है हिसाब। अंकल जी चावल देना, कितने के, 10 रुपए के, बस एक टाइम का हो जाए, बस खत्म। 20 रुपए का तेल ला रहे, 10 रुपए का पोदियाजी ला, तो 10 रुपए का तेल, उस पर एक रहता है ना पन्नी टाइप की, भाई जी 10 रुपए का तेल लाओ, हर एक पे रखा हो, रबड़ रुबड़ लगा रखे उस पर, जैसे दूध की पन्नी नहीं होती तो ऐसा रखा हो। मैंने बोला भाई ये क्या है, तेल है बल, अब बस उसको डालो, बूंद बूंद करके, एक बूंद ज्यादा डाल दीजिए भाई, गुणा भाग लगा रहा कि 3 बार का है वो। तो इस समय पर अगर किसी वस्तु का दाम बहुत ज्यादा हो गया तो खरीदोगे उसको। टमाटर 500 रुपए किलो, भाई खाएंगे नहीं ना यार, भाई छोड़ना, बिना टमाटर खा लेंगे। तो एक लिमिट से ज्यादा जब ये चाय खरीदते थे चाइना से, और जाकर के उसको बेचते थे ब्रिटेन में महंगा, तो ब्रिटेन वाले खरीदते नहीं थे इनसे। इसलिए अंग्रेजों ने सोचा चाय की खेती कर लेते हैं। एक काम करते हैं ना, बार बार चाइना से चाय खरीदने से बढ़िया क्या है, चाय ही बो, यहाँ यही चाय लगा देते हैं। अब इंडिया में उनको ऐसी जगह चाहिए जहां पर चाइना के जैसा ही क्लाइमेट हो, ठंडा मौसम, अच्छी बारिश होती हो, तो ऐसी जगह ढूंढी। तो उत्तराखंड में 1000 जगह मिल गई उनको, जहां पर उनको लगा कि चाय जैसी कंडीशन है यहां पर बनी हुई। तब वो क्या किए, चाइना गए और चाइना वालों को बोला कि चाय नहीं देना, चाय की पौधा दो, पौध दे दो हमें चाय की। यहां चाइना ने गलती कर दी, दे दी पौध, और बस चाय के पौधे लाए, उन चाय के पौधों को यहां जमाया, यहां उत्तराखंड, क्योंकि यहां तो कोई बोलने वाला है नहीं, यहां तो अंग्रेजों की जमीन है। यहां चाय बोएंगे तो बताओ कितना कॉस्ट लगा, बहुत कम, और फिर उसको उसी दाम पर जाकर के बेचेंगे। तो अब अंग्रेजों ने अगला काम क्या किया, तो 1835 में, 1835 में चाय बागान, चाय के बगीचे, हमारे राज्य में चाय बागान स्थापित करवाए। चाय के बगीचे 1835 में सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा उत्तराखंड में चाय बागान स्थापित करे गए। चाय बागानों से भी अच्छे प्रश्न आते हैं। 1835 ईस्वी के अंदर सबसे पहला चाय बागान लक्ष्मीश्वर अल्मोड़ा में लगाया गया। अब प्रश्न आए पेपर में, पहला चाय बगीचा, चाय का पहला बगीचा उत्तराखंड में कहां पर स्थापित किया गया, लक्ष्मीश्वर नाम की जगह, कहां पर है, अल्मोड़ा। किसने ये चाय का बगीचा लगाया, फॉकनर ने। फॉकनर नाम के एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा पहला चाय का बगीचा अल्मोड़ा में। फिर इसी साल नैनीताल में, भरतपुर में, आगे जाकर के गडौली में, आगे जाकर के हवाला बाग में खूब सारे चाय बगीचे लगे। आज यहां पर रोक देते, कल इसको यहां से आगे करेंगे, ठीक है। चलो कल आप सुबह आएंगे मॉर्निंग में कितने बजे, 7 बजे, और कल क्लास ही आपकी होगी, ठीक है। 7 बजे जब आप आओगे तो कल क्लास के लिए आप रेडी होकर के आना, ठीक है। 7 बजे से 10 बजे। फिर आपको टेस्ट करना हो तो आप 10 बजे के बाद कर लें। अगर आपको टेस्ट करना हो तो आप 10 बजे के बाद कर लें, ठीक है। जो दोस्त नहीं आए उनको भी बताना, जो आपके दोस्त नहीं आए, 7 बजे से 10 बजे आपके पास अभी ज्योग्राफी के टॉपिक बचे, पॉलिटिकल सिस्टम के टॉपिक बचे, इकोनॉमी के टॉपिक बचे, ठीक है। और अगली बार से शुक्रवार को भी फिर आपके ज्योग्राफी वगैरह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल आपको 7 बजे आना है या 8 आओगे, बताओ क्या कितने बजे आओगे, 7 बजे ही आओगे, चलो ठीक है 7 ही बजे आओगे, ठीक है। हाँ कल